हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। मैं बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में इफ एल्स स्टेटमेंट को हमने कवर किया है, जिसमें कि हमने कंडीशन के आधार पर डिसीजन लेना सीखे थे एंड साथ के साथ हमने मल्टीपल डिसीजन लेना भी सीखे थे। आज हम आगे की क्लास कंटिन्यू करने से पहले कुछ बेसिक सी एक पॉइंट छूट रहा था, मैं सोचा कि पहले उसको कवर करा दूं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे और आउटपुट करेंगे, यानी कि इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम यूजर से इनपुट ले सके और अपना फॉर्मेटेड डिजाइन में हम प्रिंट आउट कर सके। ओके, तो ये बहुत बेसिक है और ये आगे के जितने भी हम प्रोग्राम यूज करने वाले हैं उन सब में इसका यूज होने वाला है। सो गाइस, तो ये बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, तो हम सबसे पहले आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे कि हम कैसे अपनी आउटपुट स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। जब भी हम कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हैं तो बेसिकली मेन मकसद ये होता है कि यूजर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब यूजर अपनी प्रॉब्लम हमको बताएगा और हम उसके सॉल्यूशन को उसको बताएंगे, ठीक है। यानी कि यूजर अपने डेटा को कंप्यूटर को इनपुट करेगा और कंप्यूटर द्वारा उसको एक सेटिस्फाई आंसर दिया जाएगा, उसको एक फॉर्मेटेड आंसर देना है। तो फॉर्मेटेड आंसर देने के लिए हम एक फंक्शन यूज करने वाले हैं और वो जो फंक्शन है उसका नाम है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंटिंग करना है फॉर्मेटिंग तरीके से, प्रिंट एफ, ठीक है। तो चलिए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं, एक एक स्टेटमेंट है, इसको देखिए। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट, यानी कि एक डेकोरेटेड स्टाइल में अगर आपको आउटपुट दिखाना है तो आप प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये स्टैंडर्ड आउटपुट पे अपना आंसर शो कराता है। अब स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो होता है वो क्या होता है, तो मॉनिटर होता है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो होता है वो कीबोर्ड होता है और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो होता है वो होता है मॉनिटर। यानी कि प्रिंटफ फंक्शन सीधा कहां रिटर्न करेगा वैल्यू को, सीधा मॉनिटर पे डिस्प्ले कराने का काम करता है। ओके, तो आई होप कि ये बात सबको समझ में आ गया होगा। इसके एक और स्टेटमेंट हम लगे हाथ समझ लेते हैं। लिख रहा है द प्रिंटफ फंक्शन इज पार्ट ऑफ द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये सी लैंग्वेज के लाइब्रेरी फंक्शन में ऑलरेडी इनबिल्ड है, उसमें साथ आता है, सी लैंग्वेज के साथ ही आता है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम नहीं बनाते हैं, ये पहले से बने हुए होते हैं, बस हमने यूज करने होते हैं। वैसे हम आने वाले क्लासेस में फंक्शन चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे और हम अपना खुद का फंक्शन कैसे बनाएंगे इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये सी लाइब्रेरी का प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको हम यूज करेंगे। और ये जो फंक्शन है ये कौन से हेडर फाइल के इंक्लूड होता है, तो stdio हेडर फाइल के अंदर ये डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। stdio का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। एंड इट कैन अलाउ फॉर्मेटिंग द आउटपुट इन इनॉर्मस वे, यानी कि यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि हम इस प्रिंटफ फंक्शन से हम अलग अलग तरह तरह के जैसा चाहे वैसा हम फॉर्मेटेड स्टाइल में हम आउटपुट दे सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसका लगे हाथ सिंटेक्स देख लेते हैं कि कैसे हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज करने वाले हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन का यहाँ पे आपको सिंटेक्स दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम प्रिंट एफ लिखेंगे और सारे के सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारे के सारे लेटर स्मॉल होंगे, उसके बाद हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपका मैसेज है वो हम फॉर्मेटेड तरीके से एक सजा के हम पूरे के पूरे मैसेज को यहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। एंड कॉमा देने के बाद हम वो सारे वेरिएबल्स देंगे आर्गुमेंट्स के तौर पे, जिन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर किए गए हैं। लाइक जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमने यूजर से 2 नंबर लेना है और उन दोनों नंबर को ऐड करके दिखाना है। तो जो 2 नंबर आएंगे मैं कीबोर्ड से इनपुट लूंगा, उसको किसी ना किसी वेरिएबल में होल्ड करूंगा। अब उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को हमें डिस्प्ले कराना है, तो वो जो वेरिएबल्स मैं शो कराऊंगा वो मैं कहां शो कराऊंगा, तो इन आर्ग्यूमेंट्स के जगह पे, आर्ग्यूमेंट्स जो लिस्ट लिखा हुआ है इस जगह पे मैं क्या करूंगा, उन वेरिएबल का लिस्ट दूंगा कॉमा से सेपरेट करते हुए। आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे लिखना है, प्रैक्टिकली मैं प्रॉपर बताने वाला हूं, ठीक है। तो फिलहाल ये सिंटेक्स आपने देखा। अब यहाँ पे ये जो समझने वाली बात है कि कीबोर्ड से हम इनपुट कैसे लेंगे, तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हमें एक और विशेष प्रकार के फंक्शन को डिस्कस करना है। वो फंक्शन स्कैनफ फंक्शन है जो कि कीबोर्ड से स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेने का काम करता है। स्कैनफ भी एक तरह का फंक्शन है, जैसे कि प्रिंटफ हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है वैसे ही स्कैनफ भी हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी फाइल में रहता है, वो प्रीडिफाइंड है, हम इसको नहीं बनाते, ये ऑलरेडी बना हुआ होता है, बस हमें इसको यूज करना होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिख रहा है, स्कैनफ इज अ फंक्शन दैट स्टैंड फॉर
स्कैनअप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, यानी कि हम फॉर्मेटेड तरीका से हम स्कैनिंग करा सकते हैं, अपने डेटा को इनपुट ले सकते हैं, चाहे हम इंटीजर में ले सकते हैं, फ्लोट में ले सकते हैं, कैरेक्टर में ले सकते हैं, स्ट्रिंग में ले सकते हैं, हम किसी भी तरह से हम इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है इट इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। ओके, यही बात यहाँ पे लिख रहा है कि जो कीबोर्ड से इनपुट करना होगा तो हम स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे, और कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहा जाता है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर को, जो कि प्रिंट ऑफ मॉनिटर पे डेटा को ट्रांसफर करेगा, और कीबोर्ड से डेटा लेना होता है तो स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, रिजल्ट इनटू द गिवन आर्ग्यूमेंट्स, जो भी हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स देंगे उसके हिसाब से उस वेरिएबल्स में डेटा आकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जो स्कैनर फंक्शन है ये जो वैल्यू रिटर्न करता है, इसका जो वैल्यू रिटर्न करने का जो टाइप है, रिटर्न टाइप है, वो है इंटीजर। यानी कि जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस में रिटर्न करेगा, इंटीजर में रिटर्न करेगा। ओके, तो इसका सिंटेक्स देखेंगे कुछ इस प्रकार से है कि हमें स्कैनअप लिखना है, एंड स्कैनअप लिखने के बाद इसकी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमें बताना है। देखिए, फॉर्मेटेड तरीके से अगर हमें आउटपुट या इनपुट लेना है तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं। अब किस डेटा टाइप के लिए हम किस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, पहले इसको सिंटेक्स को समझ लेते हैं कि डबल इन्वर्टेड कोमा में वो सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वेरिएबल यूज करने वाले, जिस टाइप के वेरिएबल आप यूज करने वाले उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने होंगे। उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ वेरिएबल देने होंगे। एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आप डेटा स्टोर करने वाले हैं उसका एड्रेस पास करेंगे। अब एड्रेस पास करने के लिए आप एड्रेस का सिंबल कैसे लगाते हैं, तो एंड सिंबल जो होता है ना, इसको हम लोग एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमने इंट नाम का ए वेरिएबल बनाया है तो ये क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी में एक ए नाम का वेरिएबल बनेगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, लाइक 1 2 3 मैं रख देता हूं, तो ये एक एड्रेस हो गया। तो हमें इस एड्रेस को इंडिकेट कराना होगा, तो हम एंड सिंबल लगा के ए लिखेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एड्रेस ऑफ ए। तो जो भी हम वेरिएबल्स में डेटा को स्टोर करने वाले हैं उसका हमें एड्रेस पास करना होगा एंड सिंबल लगा के, और यहाँ पे हम एंड नहीं पढ़ेंगे, एड्रेस ऑफ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। अब रही बात प्रैक्टिकल करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर में तो देखना है कि हम किस डेटा टाइप के लिए कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। तो आइए हम आपको लिस्ट दिखा देते हैं, सारे के सारे लिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, तो ये है आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिस्ट, और इसे आप याद जरूर कर लेंगे, नोट डाउन कर ले, याद कर ले, जैसे भी हो इसे आप अपने पास जरूर रख लें क्योंकि ये आगे बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा दूं कि जो सबसे पहला है %d, जो कि बता रहा है कि फॉर इंटीजर, यानी कि इंट डेटा टाइप के जो भी वेरिएबल्स बनेंगे उसके लिए हम %d मॉडिफायर यूज करेंगे, और अगर इंटीजर में ज्यादा स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप लॉन्ग इंटीजर यूज करेंगे, और उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %ld यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो %f है ये किसके लिए है, तो फ्लोट नंबर के लिए। फ्लोट नंबर वो होता है जो कि डेसिमल में हम लिखते हैं, लाइक जैसे कि हम एग्जांपल में थे 2.5 2.50, ये क्या हो गया, फ्लोट नंबर हो गया। इंटीजर नंबर हो गया 257, जो बिना डेसिमल वाला नंबर है वो हमारा इंटीजर नंबर कहलाता है, और जो डेसिमल में लिखे जाते हैं वो फ्लोट नंबर कहलाएगा। ठीक है, %c जो है ये किसके लिए यूज किया जाएगा, कैरेक्टर के लिए। अगर आपको सिंगल 1 लेटर इनपुट करवाना है तो आप %c यूज करेंगे, और मॉडुलस एस जो यूज किया जाता है %d, परसेंट को हम लोग मॉडुलस भी पढ़ते हैं, मॉडुलस एस जो है वो किसके लिए यूज किया जाएगा, स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज नथिंग, इज ओनली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सारे अक्षरों का जो समूह होता है उसी को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, और u जो है %u जो यूज किया जाता है अनसाइंड इंटीजर के लिए। अनसाइंड इंटीजर का मतलब जो नेगेटिव नंबर नहीं हो, ओनली पॉजिटिव नंबर हो, और इसका जनरली हम लोग यूज करते हैं एड्रेसिंग के लिए। जब हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस दिखाना हो तो उस टाइम पे हम %u यानी कि मॉडुलस u का यूज कर रहे होते हैं, जो कि ओनली पॉजिटिव नंबर दिखाता है। अब देखो, कोई जमीन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो माइनस में नहीं होता, जब भी रहेगा तो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो एड्रेस क्या है, हमारे मेमोरी में एक लोकेशन ही तो है, एक जगह ही तो है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम लोग मॉडुलस u यानी कि अनसाइंड इंटीजर वैल्यू में शो अप कराते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और इन्हीं के हेल्प करके हम अपने प्रोग्राम में एक बेहतरीन सा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया था कि 2 नंबर हम इनपुट कराएंगे और उन दोनों नंबर को हम एडिशन करके आउटपुट कराएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, चलते हैं हम अपने कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर पे, और वहां पे हम इसकी कोडिंग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, तो हम कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं, और मैं फाइल पे जाके एक न्यू एम्प्टी फाइल ले लेता हूँ, और बिल्कुल ब्लैंक फाइल लेके हम इस पे काम करेंगे। और सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S कर लेता हूँ,
और सेव करने के लिए मैं एक जगह ले लेता हूं। अभी फिलहाल के लिए हम डॉक्यूमेंट में ही सेव कर लेते हैं, जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन आ रहा है मैं वहीं पे ऐड करके नाम से सेव कर लेता हूं। add.c के नाम से हमने इसको सेव कर लिया। ओके, और सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात किया कि अभी हम printf और scanf फंक्शन यूज करने वाले हैं, और अभी हमने ये भी बताया कि scanf और printf फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर होता है, उसके अंदर डिफाइन किया गया डिक्लेरेशन है उसका बेसिकली। और जो ये फंक्शन का जो सारा का सारा कोड है वो लाइब्रेरी फाइल में होता है, लेकिन डिक्लेरेशन जो होता है वो हेडर फाइल में होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में या फिर वाइवा में पूछ दिया जाता है कि हेडर फाइल में क्या होता है, तो हेडर फाइल में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है और उनका कोड लाइब्रेरी फाइल में होता है। ओके, तो ये अंतर होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर देता हूं। इंक्लूड हमने कर दिया। इंक्लूड करने का जो तरीका है वो हैज इंक्लूड, और हमने क्या इंक्लूड करना है, stdio.h। ठीक है, हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। अब इसके अंदर मैं एक void मेन फंक्शन बनाऊंगा, और इस मेन फंक्शन के बाद हम सारे कोड को करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आई होप कि आपको दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, और यहाँ पे void की स्पेलिंग गलत हो रही है, अब void सही हो चुका है। ओके, तो हमें दो इनपुट लेना है इंटीजर टाइप के, तो हम यहाँ पे इंट ले लेते हैं, और इंट में मैं क्या करूं, तो दो वैल्यू इनपुट करना है, तो हमें दो वेरिएबल्स बनाने हैं। तो मैं स्पेस देके नंबर 1 कॉमा नंबर 2 दो वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब इन दोनों वेरिएबल में हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। तो मैं यूजर को एक मैसेज देना चाहता हूं, तो मैसेज देना है तो डिस्प्ले कराना है आउटपुट स्क्रीन पे। तो हमने अभी समझा है कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो होता है वो है मॉनिटर, और मॉनिटर पे कोई भी हमें आउटपुट दिखाना तो इसके लिए हम printf फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, प्रिंट फॉर्मेटेड। ठीक है, तो हमने printf फंक्शन का यूज करेंगे, printf printf फंक्शन को हमने यूज किया, और इसमें हमने लिख दिया क्या, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहां पे हमने इतना कर दिया। ओके, तो हमने फर्स्ट नंबर इनपुट कर लिया, और इसके लिए इनपुट तो मैसेज शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, बट अब हमें इनपुट लेना भी तो है। तो इनपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, स्कैनफ फंक्शन का हमने यूज करेंगे। और हमने बताया कि अब हमें इसमें क्या करना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना है, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू इनपुट करने वाले हैं। तो यहां पे मैं यूज करूंगा मॉडुलस डी, %d भी बोल सकते हैं, मॉडुलस डी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक ही अभी हम इनपुट ले रहे हैं, कॉमा num1। ठीक है, num1 वेरिएबल के अंदर हम लेंगे, लेकिन हमें num1 का एड्रेस पास करना। हम यहाँ पे ओनली वेरिएबल नेम नहीं लिखेंगे, हम उसके सामने लगाएंगे एड्रेस ऑफ। ठीक है, एड्रेस ऑफ num1, यानी कि num1 जो वेरिएबल है उसकी जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे स्कैनफ ने जो भी इनपुट लिया है उसको उस वेरिएबल में सेव कर दो, स्टोर कर दो। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। लास्ट में सेमीकोलन टर्मिनेट करेंगे, फिर से हम printf फंक्शन का यूज करेंगे, और मैं फिर से इसमें एक मैसेज पास कर देता हूं, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अभी मैं पूरा लॉन्ग करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लास्ट में टर्मिनेट कर दिया, और फिर से मैं स्कैनअप कर सकता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ ताकि मेरा समय बच जाए, है ना। और बस हम num1 के जगह पे num2 कर देंगे। सिंपल सी बात है, आपको कॉपी पेस्ट भी आना चाहिए ताकि आपका कोड करने का जो समय है वो बच सके। तो सेम कोड हम लिखने वाले हैं, तो हमने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मॉडुलस डी यूज किया क्योंकि हम इंटीजर इनपुट करने वाले। अब ये दोनों के दोनों इनपुट हो चुके हैं। सो गाइस, तो अब हम आगे देखें, तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों वेरिएबल्स को जोड़ना है। ठीक है, num1 एंड num2 को जोड़ना है, और num ऐड करके हमें प्रिंट करना है। तो मैं सीधा डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूं। ठीक है, प्रिंट मैंने करा दिया, प्रिंट आउटपुट करा रहे हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ नंबर 1। ठीक है, नंबर 1, तो नंबर 1 के लिए हमने क्या लगाया, मॉडुलस डी, एंड मॉडुलस डी नंबर 2 इज इक्वल टू मॉडुलस डी। देखिए, हमने इतने सारे मॉडुलस लगाया। अब यही कहलाता फॉर्मेटेड प्रिंट आउट करना। आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से फॉर्मेट करके प्रिंट करने वाले। अब जितने भी मॉडुलस डी हम यूज करें उतने वेरिएबल्स हमें यूज करने होंगे, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यूज करना है। यानी कि जो पहला आपने मॉडुलस डी दिया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका वेरिएबल क्या होना चाहिए, तो num1 होना चाहिए, यानी कि पहला नंबर। फिर हम num2 देंगे, एंड दोनों को जोड़ के हम तीसरे नम के पास रखेंगे, num1 प्लस num2। ओके, अब ये देखिए, ये दोनों जो है वो एक ही साथ
ज्वाइंट होके एक नंबर बन जाएगा, num2 एक नंबर है, num1 एक नंबर है, ठीक है। और पहला मॉडुलस डी पहले वेरिएबल के लिए, दूसरा मॉडुलस डी दूसरे वेरिएबल के लिए एंड तीसरा मॉडुलस डी इन दोनों के एडिशन के लिए, ठीक है। इन दोनों को एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वहां पे शो होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और एक बार मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा, देखते हैं कि कोई आउटपुट, कोई एरर, कुछ भी जो भी होगा। अगर सब कुछ सही होगा तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक एरर इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए हम एरर को ढूंढते हैं। तो हमारा एरर कुछ दिख नहीं रहा, देखते हैं लास्ट में हमने सेमीकोलन छोड़ा हुआ है, तो सेमीकोलन हम दे देंगे। और कोई खास एरर नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। बस हम इसको एक बार और बिल्ड एंड रन करते हैं और हमारे स्क्रीन पे आउटपुट अब आ जाना चाहिए। और यहाँ पे एक और छोटा सा एरर आ रहा है जो कि बता रहा है प्रिंट, और हमने प्रिंट एफ लिखना है तो प्रिंट लिख दें। तो ये छोटी छोटे मिस्टेक आप नहीं करिएगा। और यहाँ पे अगर कैपिटल पी गलती से लिखा देते तो भी एक एरर है, ठीक है। तो ये सारे एरर्स को आपने सुधारना है, देखना है। और एक बार और मैं बिल्ड एंड रन करूं तो अब देखते हैं, आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है। और यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है। मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ जूम हो सकता है या नहीं। तो जूम हो रहा है और इंटर फर्स्ट नंबर कह रहा है, तो हमने 12 डाल दिया जैसे हमने एंटर किया। अब कह रहा है इंटर सेकेंड नंबर, अब हमने यहाँ पे 23 डाल दिया, ओके। अब हमने जैसे एंटर किया, अब आप देखेंगे लिख रहा है एडिशन ऑफ 12 एंड 23 इज इक्वल टू 35। आप यहाँ पे ऐड करके भी देख सकते हैं, 2 एंड 3 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, एंड 2 एंड 1 को ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पे 12 एंड 23 को ऐड करके 35 आ चुका है। एक बार और मैं रन कराऊं, इसको मैंने कट किया, फिर से हमने बिल्ड एंड रन किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं फिर से नंबर डालता हूँ और कुछ सिंपल सा नंबर डाल देता हूँ, लाइक 100 एंड 500, 400, ठीक है। 100 और 400 को हमने ऐड किया, तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे लिख रहा है एडिशन ऑफ 100 एंड 400 इज इक्वल टू 500। तो इसी को हम फॉर्मेटेड आउटपुट कहेंगे। और हमने यूजर से अब जिस भी वैल्यूज को ऐड कराना चाहते हैं वो यूजर अपना वैल्यू एंटर करेगा और फिर वो आउटपुट पा सकता है अपने इनपुट के अकॉर्डिंग। अब जैसा इनपुट करेगा वैसा आउटपुट आएगा। माइनस में भी दे सकता है, आप 0 भी दे सकता है, पॉजिटिव नंबर दे सकता है, व्हाटएवर, वो कुछ भी वैल्यूज दे सकता है। और ये जो स्कैनफ और प्रिंटफ जो हमने फंक्शन अभी समझा है, और इसी को हमने पूरे आगे के जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे उन सारे प्रोग्राम्स में अब यूज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था और ये आगे हमारी प्रोग्राम बढ़ते जा रही थी। अब हमारा जो अगला जो नया टॉपिक जो शुरू होने वाला है उसमें हम लोग लूप के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा कि मैं एक और सीरीज लॉन्च करने वाला हूं जिसमें कि प्रोग्राम्स की सीरीज रहेंगी। एक से बढ़ के एक मैं प्रोग्राम अलग से सीरीज में रखूंगा, क्योंकि इसमें मैं थ्योरी रखना चाहता हूं। इस प्लेलिस्ट में एक और मैं प्लेलिस्ट रेडी करूंगा जिसमें कि हम प्रोग्राम्स को रन करेंगे। उसमें कुछ चैलेंजेस वर्क भी रहेंगे, कुछ आपके लिए भी होमवर्क रहेंगे जिसकी मदद से आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और एक बेहतर प्रोग्रामर बन सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इजी एंड साधारण भाषा में सी लैंग्वेज सीख सके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सके और अपने लाइफ करियर को बेहतरीन कर सके। ओके, आई होप कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।